हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में समसीमांत उपयोगिता नियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह समसीमांत उपयोगिता नियम को काम में लेता है। विद्यार्थियों, प्रत्येक उपभोक्ता की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, किंतु किसी भी समय उसकी आय सीमित होती है। उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं की खरीद में इस प्रकार विभाजित करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो वह जिन वस्तुओं को खरीदना चाहता है वह उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की तुलना करता है और वह यह देखता है कि किस तरह वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। विद्यार्थियों, समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की जाती है। विद्यार्थियों, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार वितरित करे ताकि वह संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों, इस नियम को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, अर्थात उपभोक्ता अपने उपभोग में एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करके अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। व्यय में मितव्ययता का नियम, अर्थात इस नियम का पालन करके जो उपभोक्ता है अपने व्यय में किफ़ायत करके संतुष्टि अधिकतम करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि का नियम, जैसा कि मैं अभी बता ही रही हूँ, आमदनी के आवंटन का नियम कि वह भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अपनी आमदनी का सर्वोत्तम आवंटन किस प्रकार करता है और इसे गॉसन के दूसरे नियम के नाम से भी जाना जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसन का प्रथम नियम कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस नियम को व्याख्या करते हुए मार्शल कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह कई उपयोगों में काम ला सकता है तो वह उन उपयोगों में उसे इस प्रकार विभाजित करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सब वस्तुओं में, सब उपयोगों में समान हो जाए। यानी जो उपभोक्ता है उसके पास ऐसी वस्तु है जिसके अनेक प्रयोग हो सकते हैं और उसे सभी उपयोगों में वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान करनी होती है और यदि विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समान नहीं है तो वह एक
उपभोग से वस्तु की कुछ मात्रा निकालकर दूसरे उपयोग में लगाता है ताकि सब उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। तो इस नियम को पालन करके उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने की कोशिश करता है। विद्यार्थियों, हम इस नियम को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस नियम की मान्यताएं देख लेते हैं कि यह नियम किन मान्यताओं के अधीन क्रियाशील होता है, लागू होता है। तो इस नियम में ये माना जाता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, उपभोक्ता के समक्ष विद्यमान वैकल्पिक चुनावों का उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है, उपभोक्ता विवेकशील है, यानी वह विभिन्न उपयोगिताओं की आपस में तुलना करता है, वह अपने संतोष को अधिकतम करने का प्रयास करता है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र है, अर्थात एक वस्तु की उपयोगिता उसी वस्तु के उपभोग पर निर्भर करती है, दूसरी वस्तु से वह स्वतंत्र है, दूसरी वस्तु से प्रभावित नहीं है, और सभी मात्राएं जैसे आय, उपयोगिता, वस्तुएं आदि विभाज्य हैं। विद्यार्थियों, हम मुद्रा है उसको ऐसी वस्तु मान सकते हैं जिसके विभिन्न उपयोग हैं, यानी जिसको अनेक उपयोगों में लगाया जा सकता है। तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम मान लेते हैं उपभोक्ता के पास व्यय की मात्रा 10 रुपये है और प्रति इकाई वस्तु की जो कीमत है, दो वस्तुएं ले रहे हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, और प्रति इकाई वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की दोनों की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये है। और इस स्थिति में इस टेबल में आप देख सकते हैं मुद्रा की इकाइयाँ दी हुई हैं, वस्तु की एक्स वस्तु और वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दी हुई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु पर मुद्रा की अधिक इकाइयाँ व्यय कर रहा है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और इसी प्रकार वाई वस्तु पर व्यय करने से सीमांत उपयोगिता घटती हुई है। अब विद्यार्थियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वह वाई वस्तु की 6 इकाइयाँ खरीदता है और एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदता है, तो उसे सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान प्राप्त हो रही है, यानी एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदने पर और वाई वस्तु की 6 इकाइयाँ खरीदने पर जो उन पर व्यय किया गया रुपया है उससे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर जो व्यय कर रहा है, दोनों वस्तुओं पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से सीमांत उपयोगिता समान प्राप्त हो रही है, और यहाँ दोनों वस्तुओं पर व्यय करने के पश्चात उसकी व्यय मात्रा भी 10 रुपये ही है। तो इस प्रकार वह संतुलन में है और उसे अधिकतम संतोष भी प्राप्त होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा वह एक्स और वाई की यदि और क्वांटिटी अलग अलग खरीदता है तो उसे अधिकतम संतोष प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों, हम समसीमांत उपयोगिता नियम को ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ आप 2 चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 1 में ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की इकाइयाँ ली गई हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय कर रहा है, और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
दो उपयोगिता वक्र दिए हुए हैं जो कि डिमांड कर्व भी हैं, मांग वक्र भी हैं। यहाँ पर D1 एक वस्तु पर का उपयोगिता वक्र है, सीमांत उपयोगिता वक्र है, और D1 दूसरी वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र है। DU एक वस्तु पर व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का वक्र है, और U1 दूसरी वस्तु पर व्यय करने पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली वस्तु पर, एक वस्तु पर वह OM मुद्रा राशि व्यय करेगा और दूसरी वस्तु पर वह OM1 मुद्रा राशि व्यय करेगा, और उस स्थिति में दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों से समान सीमांत उपयोगिता, अंतिम इकाई जो व्यय की जा रही है मुद्रा की, उससे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यहाँ देख सकते हैं। और दोनों वक्रों का ऋणात्मक ढलान यह दिखा रहा है कि जैसे जैसे अधिक इकाइयाँ उपभोग में ली जाएंगी वैसे वैसे उपयोगिता सीमांत उपयोगिता घटती हुई होगी। विद्यार्थियों, यहाँ दूसरे चित्र में भी हम इस नियम को समझ सकते हैं। यहाँ मैंने ओ एक्स अक्ष पर, इधर आप देखिए इस तरफ एक्स वस्तु पर किया गया व्यय दिखाया हुआ है, ओ वाई अक्ष पर MUX दिखाया हुआ है, O-Y1 अक्ष पर MUY दिखाया गया है, और O- से O की तरफ चलेंगे तो वह Y वस्तु पर व्यय को दिखाएगा। MUX X वस्तु की सीमांत उपयोगिता का वक्र है, और MUY Y वस्तु पर व्यय करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का वक्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E बिंदु पर संतुलन है उपभोक्ता का, और E बिंदु पर संतुलन होने पर उपभोक्ता X वस्तु पर OM मात्रा व्यय करेगा और Y वस्तु पर O-M मात्रा व्यय करेगा। यदि विद्यार्थियों उपभोक्ता X पर अपना व्यय बढ़ाता है तो उसे इस आयत के बराबर, देखिए यहाँ पर संतुष्टि का लाभ होगा, लेकिन उसको Y पर व्यय घटाने पर जो संतुष्टि की हानि हो रही है वह ज़्यादा है, और जो आपको ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ट्रायंगल के रूप में, उसके लिए नेट लॉस होगा उपयोगिता का। तो यहाँ पर यदि E बिंदु से वह बाईं तरफ या दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो उसे उपयोगिता में हानि उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर E बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है, जहाँ पर दोनों वस्तुओं पर किए गए व्यय से समान सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। विद्यार्थियों, अभी हमने पिछली सारणी में जो उदाहरण लिया था उसमें हमने X वस्तु और Y वस्तु दोनों की समान कीमत ली थी, प्रति इकाई कीमत 1 रुपया ली थी, लेकिन व्यवहार में विभिन्न वस्तुओं की कीमतें भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें दो वस्तु हैं, X वस्तु और Y वस्तु। दोनों वस्तुओं की कीमतें भी अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन प्राप्त करेगा, किस प्रकार सम सीमांत नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए 12 रुपये हैं और X वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है और Y वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की जो मात्रा खरीदेगा वह उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत को ध्यान रखेगा। तो एक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत
की तुलना वह दूसरी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत से करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो उपभोक्ता है वह संतुलन के लिए जो शर्त उसके लिए होगी वह होगी वह यहाँ पर होगी दोनों वस्तुओं की जो भारित सीमांत उपयोगिता है उसे वह समान करेगा। विद्यार्थियों, यहाँ हम उनको निकाल सकते हैं। यदि हम x वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता निकालें तो उसे हम MUX डिवाइडेड बाई PX से निकाल सकते हैं, और यहाँ संतुलन के लिए उस MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY उसकी संतुलन की शर्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि X वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदकर और Y वस्तु की भी 4 इकाइयाँ खरीदकर उपभोक्ता संतुलन में होगा। यहाँ पर X वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदने से जो अंतिम चौथी इकाई है उससे जो सीमांत उपयोगिता है वह 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कीमत x की 2 रुपये प्रति इकाई है, इक्वल टू यहाँ पर 15 ही होगी, और यह भी इधर 15 है क्योंकि y वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है। तो उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाइयाँ और y वस्तु की भी 4 इकाइयाँ खरीदेगा। विद्यार्थियों, यहाँ उपभोक्ता की जो संतुलन की शर्त होगी हम उसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उपभोक्ता के संतुलन की जो पहली शर्त है वह है MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं MUX डिवाइडेड बाई MUY इक्वल टू PX डिवाइडेड बाई PY। लेकिन विद्यार्थियों, ये शर्त पूरी होने के साथ साथ उपभोक्ता के लिए संतुलन के लिए यह दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, यानी दोनों वस्तुओं पर जो किया गया व्यय है उपभोक्ता का वह उसकी कुल आय के बराबर होना चाहिए, अर्थात QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY इक्वल टू Y। यह शर्त उपभोक्ता की पूरी होनी चाहिए, यानी इसे हम बजट प्रतिबंध कहते हैं। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं और सेवाओं की दी हुई कीमतों के अधीन संतुलन की शर्त जो है MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इसको पूरा करेगा, तभी उसे अधिकतम संतोष प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, कभी कभी समसीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता के संतुलन को हम इस रूप में भी व्यक्त करते हैं MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल टू MUM। यहाँ पर जो MUM है वह प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। यानी जो उपभोक्ता है वह प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर करना चाहेगा। विद्यार्थियों, यह नियम अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है और मार्शल कहते हैं आर्थिक जांच के लगभग हर क्षेत्र में इस नियम का प्रयोग होता है। यानी ये नियम केवल उपभोग में ही लागू नहीं होता, वस्तुओं और सेवाओं के खरीद करते समय ही उपभोक्ता इसको प्रयोग में नहीं लेता, बल्कि इसके अन्य भी प्रयोग हैं। जैसे हम समय का विभाजन यानी विभिन्न
उपयोगों में समय का प्रयोग किस प्रकार करें, वहाँ भी सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम पालन कर सकते हैं। इसका एक हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसके पास 3 घंटे हैं। वह इन 3 घंटों को या तो वह अपने अध्ययन में लगा सकता है या वह इन 3 घंटे में एक पिक्चर देख सकता है। तो वह दोनों उपयोगों में से किस में 3 घंटे व्यतीत करेगा, वह अपने दोनों उपयोगों की सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करेगा। यानी यदि विद्यार्थी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो हो सकता है वह 3 घंटे अध्ययन में लगाएगा, और मान लीजिए विद्यार्थी ने बहुत लगातार अध्ययन किया हुआ है तो वह 3 घंटे अपने पिक्चर देखने में लगाकर अपना मनोरंजन करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर समय के प्रयोग में भी समसीमांत उपयोगिता नियम सहायक होता है कि किस प्रकार समय का सबसे अच्छा प्रयोग किया जाए, किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार एक व्यक्ति है, वह अपनी वेल्थ को, संपत्ति को विभिन्न रूपों में किस प्रकार वितरित करेगा, कितनी राशि वह शेयर्स में लगाएगा, कितनी बैंक में जमा कराएगा, कितनी भू संपत्ति में लगाएगा, इन सब पर भी जो विभिन्न रूपों में वह वितरित करता है, तो इस में भी वह उस समय संतुलन में होगा जब वह विभिन्न परिसंपत्तियों पर जो व्यय कर रहा है, वो निवेश कर रहा है, वहाँ पर प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता बराबर हो। यानी वह अपनी जो परिसंपत्ति है उसको विभिन्न रूपों में विभाजित करते समय जाने अनजाने में इस नियम का पालन करता है। इसी प्रकार इस नियम का प्रयोग विनिमय में भी किया जाता है, और विद्यार्थियों बचत और उपभोग के बीच आय के विभाजन में भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय को कितना उपभोग करे और कितना भाग उसका बचत करे, वहाँ पर भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है। और विनिमय में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकांश आर्थिक क्रियाओं में व्यक्तियों के बीच में विनिमय किया जाता है, परस्पर लेन देन किया जाता है, और विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनके पास 2 अलग अलग वस्तु हैं, वे आपस में उन वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे दोनों इस नियम का पालन करके अपने संतोष को अधिकतम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, समसीमांत उपयोगिता नियम एक आधारभूत नियम है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। कारण ये कि जो साधारण उपभोक्ता है वह इतना विवेकशील नहीं होता कि सही प्रकार से सीमांत उपयोगिताओं की तुलना कर सके, और वह प्रायः अपनी रीति रिवाज और आदतों से भी प्रभावित होता है। कई बार वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, उस दशा में भी इस नियम का पालन करना संभव नहीं होता। कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति है, वह मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है और उस पर मान लीजिए 50,000 रुपये व्यय करना चाहता है, तो उस व्यय की तुलना वह दूसरी वस्तु पर किए गए व्यय से, जैसे खाद्यान्न पर व्यय कर रहा है, तो उससे तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मोटरसाइकिल की तो एक इकाई ही ली जाएगी, यह विभाज्य नहीं है। और जबकि यहाँ पर
अन्य दूसरी वस्तु जो वह खरीद रहा है उससे इसकी तुलना नहीं कर सकता। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कई टिकाऊ वस्तुएं हैं, वह बजट अवधि के पश्चात भी उनसे उपयोगिता मिलती है। एक जो उपभोक्ता है वह ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक उपभोक्ता के पास साधनों की मात्रा निश्चित है और वह निश्चित समयावधि में ही उसको व्यय करता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो उस समयावधि के उपरांत भी उपयोगिता प्रदान करती रहती हैं। जैसे उपभोक्ता एक टीवी सेट खरीदता है तो उसकी उपयोगिता केवल जो संदर्भित वर्ष है उसमें ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि आगे भी उससे उपयोगिता प्राप्त होती है। केवल चालू वर्ष में ही उसकी उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा यह जो नियम है कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे जो उपयोगिता है वह मापनीय है और जो सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वह भी स्थिर रहती है। तो इन मान्यताओं के कारण जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसकी हिक्स, एलन इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसके बिना भी क्रमवाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारित करने का हिक्स और एलन ने तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को बताया है। तो यहाँ पर इस नियम की ये कुछ जो सीमाएं हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन विद्यार्थियों ये नियम उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारित करने में मदद देता है। व्यवहार में उपभोक्ता अपने व्यय को निर्धारित करते समय इस नियम के पालन करने की कोशिश अवश्य करता है। तो चाहे बिल्कुल पूरी तरह गणितीय रूप में हम इसको लागू नहीं भी कर पाए, कोई उपभोक्ता इसको लागू कर ना पाए, लेकिन फिर भी एक विवेकशील उपभोक्ता इस नियम के अनुसार अपना जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय है उसको करने का प्रयास करता है। जब कभी बाजार में उपभोक्ता सोच विचार कर रहा होता है कि वह यह वस्तु खरीदे या वह दूसरी वस्तु खरीदे, तब हमें ये मानना चाहिए कि वह समसीमांत उपयोगिता नियम के पालन करने की कोशिश कर रहा है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एम.एल. झिंगन की उच्च आर्थिक सिद्धांत, एच.एल. आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, एम.एल. सेठ की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत और लक्ष्मी नारायण नाथुरामका की व्यष्टि अर्थशास्त्र, इन पुस्तकों को काम में लिया है। मैं समझती हूँ आपको समसीमांत उपयोगिता नियम समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से करेंगे। थैंक यू।